नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध उपन्यासकार धर्मवीर भारती का लिखा उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि ये मुई झौसी हमके ऐसी नाचना चाहिए, तो हम पैदा ही होते गला घोंट देत। हरे राम, अक्कास सिर पर उठाए है। कई घंटा से नरियात गटई फट गई। ई बोलत नहीं, जैसे सांप सूंघ गवा होई। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न दी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से में लाल। सुना पापा, तुमने बुआ बिनती को मार डालेंगे। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई, पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लाग रहा, पालत वक्त टय बोल गई, मर गए रहो तो आपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई, पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लाग रहा, पालत वक्त टय बोल गए, मर गए रहो तो अपनी संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमारे मोड़ पर ये हत्या काहे डाले हो? ऐसी कुलक्षणी है कि पैदा होते इन बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतनी बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे को? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियाबा है कि ई असुआ ढरकाए रही हो? ये सब चोचला अपने को दिखाओ आ जाए कि 2 महीना और हैं, अब हिं ते उधियानी न जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से। डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा, अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है तुम्हें या नहीं? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा। अब बिनती को कभी मत भेजना इनके साथ। सुधा ने गुस्सा भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा है तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ़ है। चंदन ने अपनी किताबें उठाईं। उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली। बिनती ने रो रो कर तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतारी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जवान जाने क्या बकती जा रही थी। ये घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो बाहर देखा के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफ़ी गंभीर थी, किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींच कर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रहा, बीए में पढ़ा था सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी हुई। तो को देख के हाँ तो सुकुल
वहाँ बहुत खुशी हुई तो को देख के। हाँ सुकुल वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक होई, बिनती का ब्याह टाल दे, और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाई दे। अब अच्छा नहीं लागत, ठूंठ ऐसी बिटिया सोनी मांग लिए छररावा करत है इहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है डॉक्टर शुक्ला, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का विवाह अब नहीं टालना चाहता। बीए तक शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जात में तो लड़के नहीं मिलते। जी लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करेगा है तो को, लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है, न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए दे थे, मिलवाई ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहत हो, आगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटाऊ बड़क्कुन से कह दियो आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ यही सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो हाँ, वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया में लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदन ने कहा, तो मेहनत बहुत कर रहे हो। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा, और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदन ने कहा। इस अध्याय को ही बड़े थके स्वर में चंदन ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं, तो अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदन ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं ना? महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं, कुछ सुधा के ब्याह की बात चल रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई सुधा? चंदन ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तहान को कितने दिन रह गए, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका। नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उनके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक के पड़ते हों। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया कि जनपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें। पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है, और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा, और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफ़ी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे। पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला बाहरा के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल
कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक चंदन रोली लगी थी। डॉक्टर शुक्ला बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया। दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बचीं। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। लेटे ही लेटे बोले, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया, और जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो, कुछ पेट में जलन है तो शांत हो। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई, जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लाश कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीच ली है। चंदर को हंसी आई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांक कांक कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे, डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावें। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर लड़की तो लड़की, और फिर आप तो लड़की के मामा हो। ब्याह शादी में जो है तो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ा मिलाए नहीं कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं 3 कॉलेज के प्रोफेसर, और हमार सार लड़का के मामा जौन हैं तो डाक घर में मुंशी हैं। आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे, सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न करके जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ और भी तैयारी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद में अंत में वे शर्त पर पहुँचे। इस शर्त पर पहुंचकर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्यौहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा 11-11 रुपये नजराना जाएगा। अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद जिठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोजाना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में लटकाया और गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दे, हम चली। अब और ई का रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला, डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक तांगा पर दुबे जी को, अच्छा आओ हम भी चलें। चंदर एक तांगा कर दो दुबे जी को, अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई कागज़ के टुकड़े से। अपना आप तो से सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले और तैयार, देन के दाएं पेट पिरात है, जूता पिटऊ का। अरे राम चाही तो जमदूत इलाहास को बोटी बोटी करके रामे जी के कुत्तन को खिलाइए। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुँह बांधा और बोली, अबहिन तक बिनती का पता है न हुई तुर्किन मलेक्छिन के यहाँ कुछ खाए पी लीस तो फिर हमारे यहाँ गुजारा नहीं है वो का। बड़ी आज़ाद हो गई ये सुधा की सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारी थी का। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने गिलास पानी दिया और कहा, बैठ के पियो बेटा, बैठ के कुछ खाए का दे। नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी। चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बातें करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है।
इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदन ने देखा सुधा और बिनती आ गई। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाए जाए के कुछ खाए पी तो ना लो उनके घर में। इतनी देर कहाँ घूमत रही। अब हम खूब अच्छी तरह जानित हैं तू हमार नाक कटाइन के रही वो पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप, एक तीखी वेदना का मिनती चुप एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर भर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं, चुपचाप सिर झुकाए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षणभर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं, जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी हम इस अभागिन के लिए। मैं सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली हैं, दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। मैं कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसी पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर, बिनती उठो। उसने बिनती की पीठ पर हाथ रख कर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे हाथ का स्पर्श पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा, 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए तुमने घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसके ये मतलब नहीं है कि अब तुम बेचारी इस पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिनती से कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो सुधा क्या तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभाव होगा। ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया, फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेंगी तू, सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा, नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो, हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है, तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अब इसके ससुर आए थे, बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिनती हंस पड़ी, सुधा उछल पड़ी, लोहिया हंस पड़ी। अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी में लोटपोट हो गई, फिर सिर पर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। तू चंदर वो गेसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा है, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने उन्हें बहुत छेड़ा। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है, बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है। बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती हैं। बिनती गाती भी है। चंदन ने पूछा, हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने गांव का गाना बहुत अच्छा गाया। अरे देखो, सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा,
अब थीसिस लिखना 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे में बैठ कर लिखते थे। चंदर बोला, 5 घंटे? सुधा बोली, तुम दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला, नहीं मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो। अब हमारा इम्तहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं जा सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो ख़त्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी। अब दोहराना है, लेकिन बिनती का इम्तहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा अब चले हम। अरे बैठो, फिर जाने के बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदन उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, करोगे? सुधा बोली, लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। वह एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ से बात की सुधा के ब्याह की। अब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की ये मंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज़, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं है, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट है, न दुलार, न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो चंदर में आज उसने पहली बार देखा। सुधा को डर रहने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर की काँप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी। चंदर, और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गिलास पानी ले आओ। सुधा अब भी काँप रही थी। चंदर की आवाज़ में अभी भी वह मुलायमत नहीं आई। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ अंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया, कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था। उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है। सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती, जरा पेन बाम ले आओ। सुधा ने गिलास ज़बरदस्ती उसके मुंह में लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मोटकी कहीं की, खा खा कर मुटानी, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की।
ये उसके ससुर तो हैं बहुत भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती हैं। मैं तो चाहती है किसी तरह बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती किसी तरह जल्दी ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे अभी ये बीए कर ले तब ब्याह करो। हमारे पापा ने कहा इससे पूछने को हमारे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली अगहन में। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। Start trading on Olim Trade with just 70